हेलो, मेरा नाम है सचिन कुमार सिंह। आईसीटी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 8th क्लास फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें आईसीटी चैनल को और प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर की वीडियो पहले अपलोड होने का रीज़न है हाई डिमांड। चैप्टर 1 का पार्ट 2 भी जल्दी ही अपलोड होगा, तो पहले आप चैप्टर 1 के जितने भी पार्ट्स अपलोड होंगे उन्हें पहले देखें, फिर इस वीडियो से चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर समझें। तो चलिए चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, इंग्लिश में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्ट लेआउट के प्रयोग से हेडिंग नीचे, लेजेंड राइट साइड में, एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल भी दिखेंगे। बच्चों, किसी चार्ट में 4 चीजें होती हैं। एक होती है चार्ट की हेडिंग, सेकंड चार्ट में होता है लेजेंड पे चार्ट का छोटा सा इंट्रो होता है, फिर होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें जितने भी ऑप्शन हैं उसके अंदर सिर्फ जो डी ऑप्शन है उसके अंदर आपकी हेडिंग भी दी हुई है, इधर लेजेंड भी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, किसी सेल को कंडीशन के हिसाब से रंग देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका फिल हैंडल, सेकंड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, थर्ड है फिल कलर और फोर्थ है फॉर्मेट सेल। इसका आंसर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सेल में अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इस ग्राफ चार्ट को पहचाने, और इसमें बात हो रही है इस चार्ट की। इसके ऑप्शन है लाइन, पाई, बार, कॉलम। अब अगर आप इस फिगर को एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये फिगर ना तो कोई लाइन है, ना कोई बार है, ना कोई कॉलम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाई। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, किसी भी ग्राफ चार्ट बनाने का पहला स्टेप क्या है? पहला ऑप्शन है सेलेक्ट रो, सेकंड है सेलेक्ट टेबल, थर्ड है सेलेक्ट कॉलम और फोर्थ है सेलेक्ट सेल। अगर आपको किसी भी टेबल का ग्राफ या चार्ट स्प्रेडशीट में बनाना है तो आपको पूरा टेबल ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस टेबल का ग्राफ या चार्ट बना पाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेलेक्ट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान भरें, जिसमें पहला है डैश ने सबसे पहले ग्राफ का प्रयोग डाटा दर्शाने के लिए किया था। सबसे पहले ग्राफ चार्ट का यूज करके डाटा दर्शाने वाले कौन थे? स्कॉटलैंड इंजीनियर और राजनीतिक अर्थशास्त्री विलियम प्लेफेयर, जिन्होंने ये काम किया था 1785 में। इसका आंसर है विलियम प्लेफेयर। सेकंड है, जिस कॉलम पर फिल्टर लगाते हैं उस पर डैश का निशान बन जाता है, तो उस पर फनल का निशान बन जाता है। नेक्स्ट है आपका इफ कंडीशन डैश कोमा डैश सिंटैक्स पूरा करें। ये आपका इफ कंडीशन का सिंटैक्स है जो आपको पूरा करना है। इस सिंटैक्स के बाद ब्रैकेट में सबसे पहले कंडीशन दी होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस कंडीशन के हिसाब से अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी जो पहली वैल्यू होगी, वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू, वो वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगी। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो कोमा के बाद जो भी वैल्यू दी हुई होगी वो आपको डिस्प्ले करेगी। ये है इसका कंप्लीट सिंटैक्स। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, या हिंदी में कहें तो सही गलत, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन है, वर्कशीट की हर रो को हेडर कहते हैं। इसका आंसर है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों है? वर्कशीट की जो पहली रो होती है सिर्फ उसी को हेडर रो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर रो को कहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट बी है, ग्राफ चार्ट डाटा के विश्लेषण को आसान बनाता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसके आगे लिख देंगे हम ट्रू। नेक्स्ट है आपका सब टोटल लेवल 1 हर कैटेगरी के हिसाब से वैल्यू दिखाता है, और ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स कैसे है? तो बच्चों, जब सब टोटल अप्लाई करते हैं और जब इसका रिजल्ट जनरेट होता है तो इसमें डाटा को देखने के 3 लेवल होते हैं, जिसमें लेवल 1 पर दिखाता है ग्रैंड टोटल, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर कैटेगरी के हिसाब से वैल्यू दिखाता है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर ये फिगर दी हुई है, जिसमें एक आपको यहाँ पर हेडर रो दी हुई है और इस हेडर रो में कुछ कॉलम बनाए हुए हैं, जिसमें पहला है आपका आइटम, सेकंड है वेट, थर्ड है नंबर ऑफ कैलोरीज और फोर्थ है रिमार्क्स। आकृति ने एक लिस्ट बनाई है और ये लिस्ट उसने बनाई है, जिसको वह तीसरे कॉलम नंबर ऑफ कैलोरी के हिसाब से शॉर्ट करना चाहती है। ठीक है, जिसमें उसका पहला क्वेश्चन क्या है, किस टैब में आप
शॉर्ट ऑप्शन पाएंगे और शॉर्ट के कौन से तरीके को चुना जाना चाहिए। सो इसका आंसर ये है कि होम टैब से शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करके कॉलम के हिसाब से डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। पर ये किस लिए होता था? ये होता था कॉलम 1 के लिए, लेकिन यहाँ बात हो रही है कॉलम सी की या कॉलम 3 की। तो जब हमारा कोई और दूसरा कॉलम के हिसाब से अगर हमें डाटा को अरेंज करना है तो हमें कस्टम शॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट करते समय किस ऑप्शन से हमें कॉलम के नाम दिखाई देते हैं? तो उसके लिए आपको सबसे पहले टॉप पर होम टैब के अंदर जाना है। होम टैब पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे। शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में जाने के बाद आपको कस्टम शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा और उसी के अंदर आपको शॉर्ट बाय ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो आपको जितने भी कॉलम के नाम है वो उसके अंदर दिख जाएंगे। सो इसके अंदर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजेश की माताजी बुखार से पीड़ित थी। डॉक्टर ने उन्हें बुखार को मॉनिटर करने के लिए शरीर का तापमान लिखते रहने की हिदायत दी। राजेश ने यह डाटा एक वर्कशीट में लिख दिया और अपने परिवार वालों को एक चार्ट के माध्यम से माताजी के बुखार का विश्लेषण देता है, जो कि सबको जल्दी समझ में आ जाता है। इसी संदर्भ में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। जिसमें पहला आपका क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में रिकॉर्ड किया तापमान किस तरह का डाटा है और अपने उत्तर का उपयुक्त कारण बताएं। सो इसका आंसर है कि थर्मोमीटर में रिकॉर्ड किया गया तापमान कंटिन्यूस डाटा है, क्योंकि इस प्रकार के डाटा को नापा जा सकता है। जैसे 101.5 डिग्री 5.5 इंच, तो कंटिन्यूस डाटा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में लिखा जा सकता है, उदाहरण के लिए तापमान, लंबाई इत्यादि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजेश ने कौन सा चार्ट चुना होगा? जो भी टेम्परेचर उसने लिए अपने माताजी के, उसको चार्ट या ग्राफ पे दिखाने के लिए उसने किस तरह का चार्ट जो है वो यूज किया होगा। आप चार्ट तो कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन के लिए जो सबसे सुटेबल चार्ट है वो है लाइन चार्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसके अंदर फर्स्ट है आपका, अनुष्का ने स्प्रेडशीट में निम्नलिखित विवरण दर्ज किए हैं। सो अनुष्का ने ये एक टेबल बनाया है स्प्रेडशीट के अंदर और इसके अंदर कुछ विवरण दर्ज किए हैं, जिसमें आपका कॉलम ए है नेम ऑफ द आइटम, और इसमें आपके आइटम्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि रैकेट हो गया, बैट, बॉल, फुटबॉल, ये सब। सेकंड आपका कॉलम है यूनिट प्राइस, जिसके अंदर एक यूनिट का कितना प्राइस है, जैसे 175 रैकेट का प्राइस है, बैट का प्राइस है 225, ये इसके अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका कॉलम है सी, जिसके अंदर दी हुई है क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी जो है वो हर आइटम की परचेज की गई है वो इसके अंदर मेंशन की हुई है। जैसे आपका रैकेट है, उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज की गई है 6, बैट की कितनी की गई है 10, वो इसके अंदर मेंशन है। नेक्स्ट आपका कॉलम है डी कॉलम, जिसके अंदर अमाउंट पेएबल इन रुपीस दिया हुआ है। ठीक है, ये हर आइटम के लिए कितना अमाउंट पे किया गया है वो इसके अंदर मेंशन है। जैसे कि आप रैकेट है, इसके अंदर एक रैकेट का कितना प्राइस है 175 और क्वांटिटी कितनी परचेज की गई है 6, तो 175 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू हो गया 1050। ऐसे हर आइटम के लिए कितना अमाउंट पे किया गया वो इस कॉलम के अंदर मेंशन है। सो इस टेबल के हिसाब से अब हमें कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं तो उनका आंसर हमें देना है। जिसमें फर्स्ट है आपका सेल 8 में कुल अमाउंट पेएबल यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी निकालने के लिए फंक्शन आप लिखिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो D8 सेल है, अब D8 सेल कहाँ है, ये रही आपकी D8 सेल। D8 सेल में जो आपका कॉलम D है उसके अंदर जितना भी अमाउंट हमने पे किया गया सबका टोटल जो है हमें डिस्प्ले कराना है D8 सेल के अंदर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम D8 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और आपके टॉप पे जो फॉर्मूला बार है वहां पर आपको क्लिक करना है और उसके अंदर आपको फंक्शन लिखना है ये वाला। और बच्चों कोई भी फंक्शन लिखने से पहले आपको स्टार्ट करना होता है वो फंक्शन इक्वल्स टू से, तो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट D2 कोलन D7 ब्रैकेट बंद। तो सम क्या करेगा, D2 से लेके D7 तक, मतलब यहाँ से लेके D2 से D7 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ये सम कर देगा और इसको डिस्प्ले करा देगा D8 सेल के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेल C9 में सबसे कम यूनिट प्राइस निकालने के लिए फंक्शन लिखिए। तो सबसे पहले यूनिट प्राइस का है आपका जो कॉलम बी है वो आपका यूनिट प्राइस है। इस कॉलम में जो भी सबसे कम वैल्यू होगी वो हमें डिस्प्ले करानी है कहाँ पर, C9 सेल में। C9 सेल कहाँ पर है आपकी, ये। तो C9 सेल को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से फॉर्मूला बार में जाएंगे। फॉर्मूला बार में जाने के बाद आपको टाइप करना है ये फंक्शन जो कहता है इक्वल्स टू मिन मतलब आपका मिनिमम जो भी वैल्यू होगी, ब्रैकेट B2
कॉलन B7 ब्रैकेट बंद, ठीक है। B2 मतलब B2 सेल से लेके B7 सेल तक जो भी मिनिमम वैल्यू है वो ये फंक्शन डिस्प्ले कराएगा। तो फॉर्मूला टाइप करने के बाद जैसे अब एंटर प्रेस करेंगे आपका C9 सेल में मिनिमम वैल्यू जो है कॉलम B की वो डिस्प्ले कर जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेल C10 में सर्वोच्च अमाउंट पेबल निकालने के लिए फंक्शन लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट पेबल आपका कौन सा कॉलम है, D कॉलम है ये वाला। इसमें जिस भी आइटम के लिए आपने सबसे ज्यादा अमाउंट पे किया है वो हमें डिस्प्ले करानी है आपकी सेल C10 के अंदर, इस वाली सेल के अंदर। तो वही सेम सेल सेलेक्ट की फॉर्मूला बार में गए और ये फॉर्मूला उसके अंदर हम टाइप कर देंगे इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू ब्रैकेट D2 से लेके सेल D7 तक। और इसको भी हम लिखने के बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपका C10 के अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिस्प्ले कर जाएगा, या मैक्सिमम वैल्यू जो है कॉलम D की वो डिस्प्ले कर जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनुष्का उन सभी वस्तुओं के लिए ऑर्डर दिखाना चाहती है जिनकी क्वांटिटी कॉलम C में 0 से अधिक है और 0 होने पर नॉट ऑर्डर्ड दिखाना चाहती है। कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि आपका जो कॉलम C है ये वाला कॉलम, इसके अंदर जो वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, अगर ये वैल्यू आपकी 0 है कॉलम E के अंदर लिखा आना चाहिए नॉट ऑर्डर्ड, और अगर उसके अलावा कोई भी वैल्यू जैसे यहाँ पे कितनी 5 दी हुई है, ठीक है, ये 0 से अधिक है तो उसके सामने कॉलम E के अंदर लिखा होना चाहिए ऑर्डर्ड, ठीक है। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी जो E2 सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला बार में जाएंगे। फॉर्मूला बार में हम टाइप करेंगे ये फंक्शन जो ये कहता है कि इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट C2 कॉलन C7 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है आपकी ये है कंडीशन, ठीक है, जो ये कहती है C2 सेल से लेके C7 सेल तक कहीं भी अगर 0 के इक्वल वैल्यू आती है तो E2 कॉलम की सेल में दिखना चाहिए नॉट ऑर्डर्ड, और अगर 0 नहीं होती है तो E2 कॉलम की सेल्स में दिखना चाहिए ऑर्डर्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है जो यहाँ पे नॉट ऑर्डर्ड दी हुई है वो प्रिंट होगी या वो डिस्प्ले होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो सेकंड आपकी वैल्यू है जो यहाँ पे ऑर्डर्ड दी हुई है वो आपको डिस्प्ले करेगी E कॉलम की सेल में, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट जो E2 सेल है उसके लिए तो हमने कर दिया है। अब बाकी सेल के लिए या तो आप फॉर्मूला को इंडिविजुअली हर सेल में कॉपी कर दीजिए या फिर आप यूज कर सकते हैं जिसमें फिल हैंडल का यूज करके आप E7 की जितनी भी सेल है उसमें वो फॉर्मूला कॉपी करा सकते हैं। अब एक क्वेरी के लिए इफ कंडीशन अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। इस क्वेरी के लिए आप अपना खुद का इफ फंक्शन बना सकते हैं। सो आप अपना इफ फंक्शन एक्सेल में बना के उससे चला के देखना, और अगर सही चलता है तो फंक्शन को कमेंट में जरूर पोस्ट करना। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon for more videos, and don't forget to share, comment and like the video. Stay safe, have a nice day.